हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड्स, ये चैनल डिप्लोमा और आईटीआई भी दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। अभी काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग ब्रेक पे थे, थोड़ी हेल्थ में इशू चल रहा था। अब वो ठीक हो गया है तो मैं आप लोगों के लिए फिर से क्लास लेके आ रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने जो कुछ आपको बताया था, एक बार मैं उसको रिकॉल करा देता हूँ 2 मिनट के अंदर, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग इंटरनल वायरिंग पढ़ के पावर वायरिंग पे चले आए थे और पावर वायरिंग के कुछ क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक क्लियर कर लें ताकि हमको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप बीच बीच में क्वेश्चन के आप टॉपिक उठाओगे दूसरा तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही हम थ्योरी पार्ट को देख रहे थे कि क्या क्या बेसिक थ्योरी बनता है, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने आपको कुछ रूल्स लिखवाए थे, उम्मीद करते हैं वो रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद मैंने पावर कैलकुलेशन का फार्मूला बताया था कि आपको कैसे करंट निकालनी है, कैसे वोल्टेज निकालना है, कैसे पावर निकालना है, सारे फार्मूले एक ही में थे। उसके बाद मैंने आपको एक टेबल दिया था जिसमें 1 HP से कम, फिर 1 HP से 5 HP तक, फिर 5 HP से 20 HP तक और 20 HP से ऊपर। ये मैंने कैटेगरी डिवाइड किया था और बोला था कि इसमें इफिशियंसी इतनी होगी, पावर फैक्टर उसका इतना होगा और इसमें स्टार्टर कौन सा यूज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद हो गया होगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक मैं आप लोगों को बात और क्लियर कर दूं, आजकल न्यूज में आर्टिकल बहुत सारे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर हो रहे हैं कि मे भी आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा, फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन केस अगर आप प्रमोट हो भी जा रहे हो तो भी ये जो चीजें मैं आपको इंटरनल वायरिंग या फिर पावर वायरिंग, फिर आगे जो भी, यानी कि हम ओवरऑल जो ड्राइंग पढ़ेंगे चीजें, वो सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आप अपने फ्यूचर में जब भी जाओगे वहां आपको जरूरत पड़ेगी और आप उसको यूज करोगे वहां पे। तो मैं इसलिए नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप एग्जाम दो और पास हो जाओ। ये पार्ट मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेके आया हूँ कि जो लोग फाइनल होके जाने वाले हैं एटलीस्ट उनको कुछ इलेक्ट्रिकल का बेसिक क्लियर हो जाए। इसीलिए मैं बीच बीच में जो भी चीज़ें होता है बेसिक का, मैं आप लोगों के सामने छोटा मोटा पार्ट लेके आता हूँ। बाकी सारा डिटेल हम लोग बेसिक में पढ़ेंगे, नो डाउट आप लोग उसको भी देखिएगा। लेकिन हम लोग ड्राइंग को इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि ड्राइंग में काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं और ये ड्राइंग आपको फ्यूचर में काफ़ी काम देने वाला है। आप कहीं भी जाओगे आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप इसको एग्जाम के लिए नहीं, आप एज ए स्टूडेंट जब पास होके जा रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इलेक्ट्रिकल के कुछ चीज़ों को कम से कम अपने दिमाग में बैठा लो। आप अगर पास भी हो जाओ, मैं अभी बेसिक लाऊंगा, मशीन लाऊंगा, आप उसको फिर से एक बार पढ़ना, देखना कि आप लोगों ने डिप्लोमा में क्या मिस किया था और अब क्या पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है, तो एग्जाम को भी आप लोग इग्नोर करिए, बस ये समझ के पढ़िए कि हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं कुछ, हम लोग एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। मैंने आपको एक बेसिक का पार्ट बताया था, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट में डिफरेंस। तो मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया था क्योंकि इसको हम लोग बेसिक में काफी अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूं। मैंने बोला था कि एक होता है लाइन, एक होता है फेज। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कहीं आपको IL मिल जाएगा, ऐसे I सफिक्स में L, कभी मिल जाएगा आपको IL सफिक्स में P। इसका मतलब होता है कि लाइन करंट, फेज करंट। सेम यही सिनेरियो आपको वोल्टेज के साथ में मिलेगा, VL और VP। L का मतलब होता है फेज वोल्टेज और P का मतलब होता है फेज वोल्टेज, और L का मतलब होता है लाइन वोल्टेज, सॉरी। ठीक है, तो ये जो चीजें आप लोगों को मिलेंगी आप इससे काफी अच्छे से परिचित हो, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा शॉर्ट आपको बता दिया था कि आप क्लियर कर जाओ कि आखिरकार लाइन और फेज में डिफरेंस क्या है। तो मैंने सीधा सीधा आप लोगों को ये कह दिया था कि 3 फेज में 2 पोर्शन होता है, एक स्टार कनेक्शन होता है और एक डेल्टा कनेक्शन होता है। जब भी आप 3 फेज पढ़ोगे यही 2 कनेक्शन पढ़ोगे आप लोग, और इन 2 कनेक्शनों में लाइन और फेज में क्लियरिटी होनी जरूरी है। तो देखिए मैंने कहा था जब भी आप स्टार पढ़ो चाहे डेल्टा पढ़ो, इसमें आपको 3 वाइंडिंग मिलेंगी ही मिलेंगी। ये तीनों वाइंडिंग अगर एक सेंटर पे जुड़ के बाकी 3 तार बाहर चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन, क्योंकि ये स्टार के शेप का होता है। और जब हम इनको लूप में जोड़ देते हैं, एक लूप बना देते हैं इनको पकड़ के, एक तार इसका लिया, दूसरे का लिया, तीसरे का लिया, यानी सबको लूप बना दिया,
तो इसको हम लोग डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। तो ये स्टार और ये डेल्टा किस लिए यूज होता है हम लोग 3 फेज में पढ़ेंगे। हमको बस यहाँ पे ये जानना था कि लाइन और फेज में अंतर क्या होता है। तो मैंने कहा आप सीधा वाइंडिंग को पकड़ो, ये क्या है वाइंडिंग ही तो एक तरीके से, इनको पकड़ो, जो इसमें करंट होगी उसको हम लोग फेज करंट कहेंगे। जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इसमें जो करंट होगी उसको हम लोग फेज करंट कहेंगे, इसमें भी जो करंट होगी उसको हम लोग फेज करंट कहेंगे। और इसके इसके या इसके किसी एक के, तीनों के नहीं, किसी एक के एक क्रॉस वाइंडिंग जो है उसके क्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगा, चाहे आप यहाँ ले लो चाहे आप यहाँ ले लो चाहे आप यहाँ ले लो, तीनों के क्रॉस आप ले लो, जो भी वोल्टेज जनरेट होगा किसी एक के उसको हम लोग बोल देंगे फेज वोल्टेज। यानी कि वाइंडिंग के क्रॉस, किसी एक वाइंडिंग के एक क्रॉस जनरेट होने वाला वोल्टेज क्या कहलाता है, फेज वोल्टेज कहलाता है। और किसी एक वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट क्या कहलाती है, फेज करंट कहलाती है। क्लियर। तो अब आप बताइए कि लाइन करंट और लाइन वोल्टेज क्या होता है। तो मैं जब आपको लाइन बोलूं तो आप इसको छोड़ दो, आप सीधे जो बाहर तार निकला है ना उसको पकड़ो। लेकिन ये जो है ये, लेकिन इसमें ये ध्यान रखिए कि आप न्यूट्रल नहीं लोगे। डेल्टा में तो न्यूट्रल वैसे भी नहीं होता, स्टार में ही होता है। तो जब आप लाइन पे चले जाओगे तो लाइन पे आप न्यूट्रल को नहीं लोगे। ठीक है। अब इन दो तारों के बीच में, इन दो तारों के बीच में अब आप देखो ये दोनों लाइन है, इनके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, अब देखिए इनको आप ऐसे पकड़ के लाओगे तो यहाँ पे आपको दो वाइंडिंगें मिलेंगी, यानी कि इनके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, लाइन वोल्टेज होगा। और इनमें जो करंट फ्लो होगी, इनमें जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी होगी, लाइन करंट होगी। कौन सी करंट होगी, लाइन करंट। ये रहा आई आर, आई वाई, आई बी। ठीक है। तो फेज के लिए आपको कोई एक फेज पकड़ना है, वाइंडिंग पकड़नी है, और लाइन के लिए आपको लाइन पकड़ना है। जैसे आप देखिए ये लाइन पकड़ा आपने, ये करंट जो जा रही है लाइन करंट है। आपने ये लाइन पकड़ा, ये लाइन में जो करंट जा रही है लाइन करंट है। ये लाइन पकड़ा आपने, ये लाइन में जो करंट जा रही है लाइन करंट है। वैसे ही वोल्टेज पकड़िए, यहाँ दोनों तारों को पकड़िए, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, लाइन वोल्टेज आएगा। अब आप देखिए इसमें फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों एक ही बन रहा है, बनता है ऐसा, इसमें करंट बनता है वैसे ही। देखिए कैसे, देखिए मैंने कहा फेज करंट एंड वोल्टेज क्या होगा। तो फेज आपको जैसे ही मिलेगा, देखिए आर, ये आर है ना, आई आर करंट फ्लो होगी, कहाँ जाएगी, सीधा इसी में तो जाएगी, कहीं और तो जा नहीं रही है। तो यही आई आर इसमें जाएगी, यानी कि आई आर हो गया। फिर ये हो गई आई वाई, ये रही। जो आई वाई करंट है वो भी सीधे किस में जाएगी, इसमें जाएगी। वही आई बी कहाँ जाएगी, सीधा इसमें जाएगी। यानी कि जो करंट लाइन से होके आ रही है वो सीधे फेज में चली जा रही है। इसीलिए आप आई आर, आई वाई, आई बी और को क्या लिख सकते हो, आई पी, यानी कि फेज करंट। ठीक है। अब देखिए वोल्टेज क्या होगा, फेज एक वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज का मतलब है कि आप अगर इसको कंसीडर करो तो आर और एन, यानी कि वी आर एन क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज। वैसे ही वाई और एन, वी वाई एन, उसके बाद वी बी एन, ये वाला वो क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा बराबर, जब बैलेंस कंडीशन हो, यानी कि जब आपका ये बैलेंस कंडीशन में हो। अब बैलेंस कंडीशन क्या होता है, ये सारी चीजें आप क्या देखोगे, 3 फेज सिस्टम जब आप पढ़ोगे हमसे तब आपको क्लियर करके उसमें बताएंगे कि बैलेंस कंडीशन होती क्या है। ठीक है। अब लाइन की बात करें हम लोग, तो मैंने आपको पहले बताया कि यही लाइन है, और चूंकि लाइन सीधे फेज में जाके जुड़ा है तो लाइन करंट और फेज करंट देखिए आपस में बराबर हो गई। ये रही लाइन करंट और ये रही फेज करंट, दोनों को मिलाइए, देखिए आई वाई, आई बी, आई आर, आई वाई, आई बी बराबर है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे आपको फेज करंट और लाइन करंट बराबर मिलती है, किसमें, यहाँ नोट कर लेते हैं हम लोग कि जब स्टार कनेक्शन होता है तो लाइन करंट और फेज करंट आपस में बराबर होती हैं। लेकिन लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज अलग होता है। कैसे, देखिए लाइन वोल्टेज के लिए आप सीधा क्या करोगे, इन दोनों लाइनों को पकड़ोगे, न्यूट्रल तो पकड़ना नहीं है, हमें पहले बता रखा है आपको। तो यहाँ जब पकड़ोगे आप तो वी आर यहाँ हो गया, वी वाई यहाँ हो गया, तो वी आर वाई, देखिए वी आर वाई क्या हो गया, लाइन वोल्टेज। सेम वैसे ही आप अगर इनको पकड़ो तो वी वाई बी, वी वाई बी क्या हो गया, लाइन वोल्टेज। सेम आप वाई और सॉरी बी और आर को पकड़ो तो हो जाएगा वी बी आर, लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज तो अलग अलग हैं, लेकिन करंट बराबर है। निकालने आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। ठीक है।
आइए डेल्टा में मैं आपको दिखा देता हूं। फेज करंट कैसे निकालोगे आप, किसी एक फेज को पकड़ो, देखो अब होगा क्या, यहां से तो लाइन करंट आई आर चली, लेकिन यहां उसको किस में भाग बंटना है, दो भागों में। सेम वैसे ही आई भी यहां चली, लेकिन यहाँ फिर वो दो भाग में बढ़ जाएगी। जब ये यहाँ चली आई वाई, तो फिर यहाँ आके दो भागों में बढ़ जाएगी। इसका मतलब आप पहले ही क्लियर कर गए कि यहाँ पे अब लाइन करंट और फेज करंट दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो देखिए क्या होगा, तो आप सिर्फ वाइंडिंग में करंट देखो, ये देखो यहाँ मान लेते हैं बी आर जा रही है, बी और आर के टर्मिनल के क्रॉस बी आर करंट, यहाँ वाई और बी के क्रॉस वाई बी करंट, वाई और आर के क्रॉस आर वाई करंट। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, फेज करंट है, इसीलिए मैंने लिख दिया आई आर वाई आई वाई बी आई बी आर बराबर फेज करंट। ठीक है, ये हो गया। अब फेज वोल्टेज क्या होगा, सेम जो ये वोल्टेज होगा, देखो आप वी आर वाई, लाइन को मैंने पकड़ा ना, मतलब वोल्टेज को पहले निकलिए, किसको, फेज को। आपने इस फेज को पकड़ा, यहां गए, आपने देखा कि इधर आर है इधर वाई है, यानी कि वी आर वाई क्या है, फेज वोल्टेज है। फिर आपने इस वाइंडिंग को पकड़ा, या क्या है, बी है यहाँ वाई है, तो आपने कहा वाई बी क्या हो गया, फेज वोल्टेज हो गया। सेम ऐसे ही क्या ये हो गया, आर और बी, ये क्या हो गया, बी आर क्या हो गया, फेज वोल्टेज हो गया। फेज वोल्टेज आपको दिख भी रहा होगा कि डायरेक्ट फेज है। तो यहाँ पे आप फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज निकालना, फेज वोल्टेज और फेज करंट निकालना सीख गए। लाइन करंट और लाइन वोल्टेज देखिए कैसे होगा, ये आपकी लाइन करंट है करंट, ये आके यहाँ दो भागों में बढ़ जाएगी, जब तब फेज करंट बन जाएगी। लेकिन यहाँ तो लाइन करंट है, तो मैंने आई आर को क्या लिख दिया, लाइन करंट। सेम आई वाई को लिख दिया मैंने लाइन करंट, आई बी को लिख दिया मैंने लाइन करंट, लिख दिया। अब देखिए लाइन वोल्टेज क्या होगा, लाइन के लिए फिर आप इन दोनों लाइनों को पकड़ोगे, देखोगे कि यही तो फेज वोल्टेज भी है, तो होता है जैसे यहाँ पे लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर थी, यहाँ पे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो वी आर वाई वी वाई बी वी आर को आपने लिख दिया लाइन वोल्टेज, और ये फेज वोल्टेज, ये दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन अब देखिए करंट अलग अलग हो गई है। मैंने वेक्टर फॉर्म में भी नहीं लिखा है, फेजर फॉर्म में, मैंने आपको सिंपली समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो इतना कुछ आप लोगों से साथ हमारा डिस्कशन हो गया था। अब आइए उसके आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमें और आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए फिर से एक बार, अगर नोट नहीं किए हैं तो, जो लोग कर लिए हैं वो ना करें नोट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने एक बार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको सिंगल फेज में पढ़ाया था कि एनर्जी मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को हम कैसे अलग अलग निकालते हैं। वो बीच में हमारा लगा रहता है मेन स्विच, आपको याद आ रहा है? आप देखिए हमने सिंगल, जब वो इंटरनल वायरिंग पढ़ा रहा था मैं, तब आपको ये चीजें मैंने बताया था। ठीक है, देखिए एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं। अगर ये आपका एनर्जी मीटर हो, क्या हो, एनर्जी मीटर, आप अच्छे से बनाइएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, 1 2 3, वहां मैंने आपको सिंगल फेज का बताया था, कहा था कि 3 फेज के लिए सिर्फ आप यहाँ क्या कर लोगे, 2 तार की जगह 3 तार कर लोगे, तो हो जाएगा आर वाई और बी। आपने 3 फेज का कनेक्शन क्या किसको दे दिया, एनर्जी मीटर को। तो यहां से क्या निकलेगा, 3 तार भी निकलेगा जो कि आउटगोइंग होगा, ये आपका इनकमिंग है, और ये क्या है, आउटगोइंग। ये तार जो निकलता है वो कहां जाता है, सीधा मेन स्विच में जाता है। किस में जाता है, मेन स्विच में। तो देखिए आप इनको दे दो, आप कहां पे, मेन स्विच में, क्योंकि ये आगे कभी हो सकता है क्वेश्चन में आपको मिल जाए ये डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो आप पहले से इसको समझे रहेंगे तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक, ये हमारा हो गया स्विच। चलिए ऊपर से स्विच बनाते हैं।
ठीक है, ये स्विच की हैंडल हो गई। जब इस स्विच से आगे आप बढ़ोगे तो आपको फ्यूज यूनिट मिलेगा। फ्यूज बनाने का दो तरीका होता है, एक ऐसे भी बनाते हैं और एक ऐसे भी बनाते हैं, तो आपको जो भी पसंद है वो बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूज यूनिट, और उस फ्यूज यूनिट के ऊपर ये निकल गया हमारा 3 तार। ये मेन स्विच से हम क्या कर लेंगे, सप्लाई को बंद ऑन ऑफ कर लेंगे। उसके बाद ये मेन स्विच से आपकी सप्लाई कहाँ जाएगी, डीबी में जाएगी। याद आ रहा है कुछ आपको जो मैंने समझाया था? ये देखिए, आपने इसको यहां दे दिया, इसको यहां दे दिया, फिर ये आपका यहां जाके जुड़ गया, यानी कि आपका तीनों तार कहां जुड़ गया, जाके डीबी के बस बार में जुड़ गया। ये आपका पूरा डीबी बॉक्स है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक एक सर्किट निकालोगे। कैसे, ए आर हो गया, यहां तो ये देखिए, ये हमारा सर्किट 1 बाहर निकल गया। निकाल लिया आपने। अब और आपको सर्किट की जरूरत है तो आप एक और निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे, ये इसमें जुड़ जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा। सर्किट 2। ऐसे ही कर करके आप और भी सर्किट निकाल सकते हो, यहां से जोड़ जोड़ के आपको जितनी जरूरत पड़े। तो ये आपका एनर्जी मीटर होता है, ये आपका मेन स्विच, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये मैंने आपको सिंगल फेज में भी बताया था और 3 फेज में भी बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि सिंगल फेज में भी कभी कभी आपको बनाने के लिए दे देता है और कभी कभी 3 फेज में भी दे देता है। मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें आपको ये दिया था बनाने के लिए। तो आप लोग करते क्या हो, वायरिंग तो अच्छे से कर लेते हो मोटर की, लेकिन ये डायग्राम बनाना भूल जाते हो, आपका नंबर उसी पे कट जाता है अच्छा खासा। तो इस चीज को आप अवॉइड करने से बचिए। ठीक है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखोगे तो आप बहुत ज्यादा न पढ़ के भी बहुत ज्यादा नंबर ले सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पढ़ने को तो बहुत लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका मल्टी लाइन डायग्राम है। अगर इसका मैं कहूँ सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए, तो आप सीधा कहोगे कि सर ऐसा करो, आप एक एनर्जी मीटर लो, उसमें आप सप्लाई दे दो, फिर इस सप्लाई को आप कहाँ ले लो, बाहर ले लो। किसमें? मेन स्विच में। जब आप मेन स्विच से सप्लाई ले लोगे तो ये चला जाएगा कहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अलग अलग सर्किट निकल सकती हैं। ये हो गई सर्किट 2, ये हो गई सर्किट 3, ये अलग अलग सर्किटें निकलेंगी। तो अब आप कहोगे नंबर ऑफ वायर कितने होंगे, तो आपको दिख रहा होगा RYB RYB RYB। अब इसमें एक एक नहीं, RYB RYB RYB, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आप देखिए तीनों वायर निकले अलग अलग सर्किट में, तो हर जगह से 3-3 वायर निकलना शुरू होगा। तो ये होता है सिंगल लाइन डायग्राम। अब इसको नोट कर लीजिए, सिंगल लाइन डायग्राम। ये क्या है, मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है, तो आप इसको भी नोट करके ध्यान में रखेंगे कि ऐसे बनता है। बहुत हार्ड नहीं था, बस आपको एक बार रिकॉल कराना था, आप समझ जाते, इसीलिए मैंने इसको समझा दिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। देखिए हमारा एक और पॉइंट बचता है समझाने के लिए आपको, उसके जस्ट बाद हम लोग सीधे किस पे चलेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन आराम से उठाएंगे, करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं।
ठीक है। चाहता तो मैं ये सब सारी चीजें स्किप करके सीधे क्वेश्चन पे चला जाता और जो क्वेश्चन में चीजें होती मैं उसको आपको समझाते हुए चलता, लेकिन एक बार अगर आप पहले से ही देखे रहेंगे तो क्वेश्चन में काफी आपको आसानी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए, एक हमारा मेन टॉपिक बचता है स्टार्टर का। किसका बनता है? स्टार्टर। आपने स्टार्टर काफी नाम सुना होगा और मशीन सेकंड में, फर्स्ट में भी आपने स्टार्टर 6 सुना होगा। उम्मीद करते हैं आपको स्टार्टर का काम पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि स्टार्टर क्या होता है, ये किस लिए यूज किया जाता है, तो आप एक बार फिर से अपना पुराना इतिहास दोहराइए और देखिए कि आपने पढ़ा स्टार्टर के बारे में था तो क्यों पढ़ा था, यानी कि स्टार्टर का क्या काम होता है, ये क्यों उपयोग में लाया जाता है। ये आपके लिए होमवर्क है, जिनको पता हो तो वेल डन, अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको एक डायग्राम बताया था स्टार्टिंग में ही कि कैसे हम फ्लो बनाते हैं कि मेन स्विच से और मोटर तक कैसे कनेक्शन जाता है। ठीक है, तो वो सब हम नहीं बनाते। मैं आपको बता दूं स्टार्टर में हम लोग DOL पढ़ने वाले हैं। डिटेल में नहीं पढ़ेंगे स्टार्टर को, क्योंकि जब मशीन में आपको पढ़ाऊंगा तो काफी डिटेल में स्टार्टर भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि स्टार्टर में आपको पता है 2 कनेक्शन होता है, एक पावर वायरिंग होता है, दूसरी होती है कंट्रोल वायरिंग। ठीक है, पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग, ये वायरिंग तो काफी आसान होती है, सब लोग कर लेते हैं और सब लोग जो करते हैं मेनली पावर वायरिंग ही करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कंट्रोल वायरिंग। अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग चीजों को चलाने के लिए हम लोग अलग अलग कंट्रोल वायरिंग करते हैं। ये हर मोटर के लिए आपको सेम नहीं मिलेगा और हर जगह अलग मिलेगा। इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंट्रोल वायरिंग को कितना अच्छे से जानते हो। इसी कंट्रोल वायरिंग से आप मोटर को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों का फोकस सिर्फ पावर वायरिंग पे है, कंट्रोल वायरिंग पे नहीं है, क्योंकि ये हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है, ये मशीन का पार्ट है। मैं आपको कंट्रोल वायरिंग भी समझाऊंगा कि कैसे करते हैं मशीन में। फिलहाल हम देखते हैं सिर्फ स्टार्टर की पावर वायरिंग, क्या कैसे हम पावर वायरिंग करते हैं वो भी नहीं हम देखने वाले, सिर्फ यूज क्या होता है। और मेनली हमको मतलब सिर्फ नंबर ऑफ वायर्स है, क्योंकि वायरिंग जब करने जाएंगे तो सिर्फ आपको नंबर ऑफ वायर चाहिए होता है, न कि स्टार्टर चाहिए होता है। तो देखिए DOL कैसे स्टार्टर आप यूज करते हो, होगा क्या, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, आप इसको देख लो। ये आपका मेन स्विच है, आप नोट करते हुए चलिए। मेन स्विच से आपने सप्लाई ली, मेन स्विच में आपने सप्लाई ले लिया, आपका बाहर एनर्जी मीटर उसको हम छोड़ रहे हैं। ये आपका गया किस पे? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे। ये सप्लाई आपकी कहाँ चली गई? DB पे। अब आपको भी पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो सप्लाई जाती है वो कहाँ पे जाती है, देखिए पन्ना पलट के, मोटर स्विच को। क्योंकि अब आपको भी पता है कि अलग अलग मोटर के लिए लोग अलग अलग स्विच यूज करते हैं। अब इस मोटर स्विच से आप दोगे सप्लाई स्टार्टर को। अगर आपने DOL स्टार्टर लगा रखा है तो आप DOL स्टार्टर को कनेक्शन दे दिए, क्योंकि हम लोग DOL अभी पढ़ रहे हैं। आपने DOL स्टार्टर को कनेक्शन दिया और यहां से आपने मोटर को कनेक्शन दे दिया। ये मोटर आपका चलने लगेगा, यानी कि लोड आपका यहाँ है और सप्लाई आपकी यहाँ है। हमारा मतलब ये है कि 3 फेज की अगर वायरिंग हो तो यहाँ से 3 वायर जाएगा। मेन स्विच से जो निकलेगा DB के लिए वो भी 3 वायर जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि DB से तो बहुत सारे वायर निकलते हैं, लेकिन बहुत सारे वायर निकलते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन एक सर्किट जब हम ले जाएंगे किसी मोटर स्विच के लिए तो उसमें तो 3 वायर ही जाएगा एक सर्किट में। वो सर्किट मोटर को चलाएगा, बाकी अलग सर्किट अलग मोटर को चलाएंगे। तो हमको सिर्फ एक सर्किट से मतलब है, तो 3 वायर यहाँ भी जाएंगे। अब चूंकि मोटर स्विच सिर्फ ऑन ऑफ का काम करता है तो 3 वायर बाहर निकाल देगा। आपको ध्यान यहाँ देना होता है कि स्टार्टर से कैसे निकलेगा। तो स्टार्टर से भी मोटर के लिए यहाँ पे 3 वायर निकलता है। ये आप मार्क करके रखिएगा कि DOL स्टार्टर का आउटपुट जो होता है वो कितना वायर निकलता है? 3 वायर। ठीक है, अब दूसरा देखिए आपके पास है स्टार डेल्टा स्टार्टर। यही सारा पंगा खड़ा करता है, क्योंकि ये जो स्टार्टर है आपको हर जगह काफी जोर शोर से मिलेगा यूज होता हुआ, क्योंकि सारा कंट्रोल इसी को, मतलब सारा कंट्रोलिंग का काम हम इसी के लिए करते हैं। और ये काफी अच्छा स्टार्टर भी होता है। आपको इंडस्ट्रीज वगैरह में हम लोग
यही यूज करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा मशीन में। लेकिन फिलहाल मैं आपको यही चार्ट फिर से एक बार बनाने वाला हूँ। देखिए, ये आपका मेन स्विच हो गया। मेन स्विच से आप तुरंत किसको कनेक्शन दोगे? डीबी को दोगे, और डीबी से तुरंत किस में जाएगा? मोटर स्विच में जाएगा, और फिर इस मोटर स्विच से कहां जाएगा? स्टार डेल्टा स्टार्टर में। अब इस स्टार डेल्टा स्टार्टर से जो कनेक्शन है वो कहां जाएगा? मोटर को जाएगा। तो अब आपको भी पता है कि 3 वायर यहां भी जाएगा, 3 वायर यहां भी, 3 वायर यहां भी, 3 वायर यहां भी। लेकिन मैंने आपको मार्क किया था कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर DOL स्टार्टर हो तो 3 वायर जाएगा मोटर के लिए। अगर ये वायर, ये अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर हो तो 6 तार जाता है आपके मोटर में। यही आपको मार्क करके याद कराना था मुझे, सिर्फ इसीलिए मैंने इतना बताया आपको। ठीक है, तो अब आप इस चीज को अपने जहां भी बांध के रखते हो, बांध के रख लो आप लोग, जहां से उड़ता नहीं है आपके दिमाग से, कि DOL स्टार्टर से 3 वायर मोटर के लिए जाता है और स्टार डेल्टा स्टार्टर से 6 वायर जाता है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि कैसे 6 वायर जाता है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं। देखिए, ये कॉन्टेक्टर लगे होते हैं, हम पूरा फिगर नहीं बना रहे हैं। मेन सप्लाई जुड़ने के बाद जैसे ही स्टार्टर से कनेक्शन निकल के जाता है मोटर के लिए, मैं सिर्फ ये डायग्राम बना रहा हूँ ओवरऑल। देखिए, एक आपका मेन कॉन्टेक्टर होता है, ठीक है। एक मेन कॉन्टेक्टर होने के बाद जस्ट उसी के बगल में आपको एक स्टार कॉन्टेक्टर मिलेगा, फिर उसी के बगल में एक डेल्टा कॉन्टेक्टर मिलेगा। ये इधर उधर हो सकता है, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। ये इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये रहेंगे एक पास में ही। हो गया। होता क्या है कि इनको जब सप्लाई दी जाती है, 3 फेज सप्लाई तीनों में जाती है, सिंगल सिंगल नहीं जाता, तो होता क्या है कि यहां से एक वायर और एक वायर यहां से निकलता है। अगर ये आपका मोटर हो, अगर ये आपका मोटर हो, तो इन दोनों को कंबाइंड करके एक वायर यहां से जाता है 3 तार का, दूसरा मेन कॉन्टेक्टर का सीधा इसमें जाता है 3 तार का। समझ में आ रही है बात कुछ? एक मेन कॉन्टेक्टर का 3 वायर मोटर के कनेक्शन में जाता है, और एक स्टार डेल्टा को कंबाइंड करके मोटर के कनेक्शन में जाता है। अब आप कहोगे 6 वायर कैसे जुड़ते हैं यहाँ पे? तो जब आप मोटर का टर्मिनल बॉक्स देखोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलता है। क्या मिलता है? कुछ ऐसा टर्मिनल बॉक्स मोटर के ऊपर आप खोलोगे, जहां वायर को जोड़ते हैं मोटर में, तो कुछ ऐसा टर्मिनल बॉक्स मिलेगा। अगर आपकी मोटर 5 HP से कम है, अगर आपका मोटर 5 HP से कम है, तो वो इनको ऐसे शॉर्ट कर देता है एक पत्ती के थ्रू। कापर कितनी पतली पतली पत्ती होती है, उससे क्या कर देगा? शॉर्ट कर देगा। अब ये 3 वायर आप लेके आओगे, चाहे इसमें जोड़ो चाहे इसमें जोड़ो, ऐसे आप कहीं पे भी जोड़ दोगे, तीनों कनेक्शन इसी में हो जाता है। ठीक है, हो गया। लेकिन वही अगर मोटर की रेटिंग, अगर मोटर की रेटिंग 5 HP से ज्यादा है, तब जो ये आपका टर्मिनल बॉक्स है ना, ये ऐसे वाला, ये ओपन रहता है, फिर पत्तियों से इसको शॉर्ट नहीं करते। तो होता क्या है कि 3 वायर जो है, हम मेन कॉन्टेक्टर का इसमें RYB दे देते हैं, और फिर स्टार डेल्टा से जो निकलता है 3 वायर, वो हम लाके इसमें दे देते हैं। तो 6 कनेक्शन कुछ इस प्रकार से हम इनको देते हैं मोटर को। तो अब आप बोलोगे कि ये 2 मिलके एक को कैसे ऑपरेट करते हैं, एक अकेला एक को कैसे ऑपरेट करता है? तो देखिए, होता क्या है, इसमें टाइमर फंक्शन लगा होता है, रिले लगा होता है, काफी कुछ कनेक्शन होता है। लेकिन मैं ओवरव्यू आपको दे दे रहा हूँ कि इसमें जो टाइमर होता है ना, वो क्या करता है कि जब जैसे ही आप मोटर को स्टार्ट करने जाते हो, ये टाइमर स्टार को ऑन करता है 10-5 सेकंड के लिए। ये स्टार मोटर में चला जाता है। लेकिन जैसे ही आपकी मोटर 70 से 80% की RPM कवर कर लेती है, स्पीड कवर कर लेती है, तुरंत टाइमर ऑफ हो जाता है। जैसे ही टाइमर ऑफ होता है, या फिर कहिए कि टाइमर ही स्टार कॉन्टेक्टर को ऑफ करा देता है और डेल्टा को ऑन करा देता है। तो मेन सप्लाई तो लगी रहती है, लेकिन 10-5 सेकंड जितना भी आप टाइमर में टाइम सेट कर दो, उसके तुरंत बाद इसको बंद करके इसको चालू कर देगा। तो आपकी मोटर स्टार से डेल्टा में चली जाती है, और आपकी मोटर डेल्टा में ही रन करती है।
ठीक है, तो पहले ये ऑन होगा फिर बाद में ये ऑन होगा, दोनों बारी बारी चलेंगे। अब आप एक पार्ट यहाँ पे नोट करके रख लो कि आपकी स्टार डेल्टा की जो स्टार्टर होती है ना मोटरें, वो मोटरें स्टार्ट तो स्टार में होती हैं, रन किस में करती हैं, डेल्टा में। यानी कि 10-5 सेकंड बाद जैसे ही आरपीएम पकड़ लेगा 70 से 80%, ये डेल्टा में चला जाएगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, स्टार ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये आप मार करके रखो, एक नोट करके आप लिख लो बगल में कि मोटर स्टार में स्टार्ट होती है और डेल्टा में रन करती है कंटिन्यू। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट डेल्टा में दोगे तो मोटर चलेगी, नहीं चलेगी, हैवी करंट लेगी, स्टार में कम करंट लेगी। ठीक है, तो अब आपके लिए होमवर्क ये है कि क्यों मोटर को स्टार में ही स्टार्ट करके डेल्टा में डालते हैं, डेल्टा से स्टार्ट करके स्टार में क्यों नहीं डालते, ये भी तो एक क्वेश्चन बनना चाहिए ना। तो आपके लिए यही एक क्वेश्चन है कि स्टार में क्यों ऑन होती है और डेल्टा में क्यों रन करती है। मैंने बता दिया कि स्टार में ऑन होती है, डेल्टा में रन करती है। अब आप इसको खोजिए इस जवाब को कि क्यों ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्यों का सवाल आप लोग खोजोगे, ये आपके लिए मैं होमवर्क लिखता हूं। ठीक है, चलिए ये बस, और इस दोनों में आपको याद यही रखना है 3 वायर और 6 वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे चलते हैं, जितना बेसिक था हमने आपको कवर करा दिया। अब उसके बाद आप देखिए कि क्या क्वेश्चन बनता है और कैसा क्वेश्चन बनता है। तो फिलहाल क्वेश्चन के मॉडल को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही काम करेंगे जैसे इंटरनल वायरिंग में किया था हम लोगों ने। एक बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे और उस बेसिक क्वेश्चन से हम लोग एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे कि क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे करते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन हल करने का फॉर्मेट आपके पास आ जाएगा तो आप क्वेश्चन कैसा भी आप हल कर जाओगे। तो चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं आपके बुक का। लिखिए, चित्र में प्रदर्शित एक पंपिंग सेट के लिए लगी 5 HP की मोटर को शक्ति तार स्थापन कीजिए। वो नहीं, मोटर का 5 HP की मोटर का शक्ति तार स्थापन कीजिए यदि सप्लाई 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज है। अब देखिए, और क्वेश्चन में आपके दिया है, साथ ही कुल लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपके लिए एक लेआउट उसने दे रखा है क्वेश्चन में ही, कुछ ऐसा है। यहाँ पे डोर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डोर, और एक मोटर यहाँ पे सेट किया गया है। उस मोटर का जो डिस्टेंस है कुछ 1 मीटर इधर है और 1 मीटर इधर से, यानी कि इधर से भी 1 मीटर, इधर से भी 1 मीटर की दूरी पर लगा पड़ा है। ठीक है, चलिए, और एक यहाँ पे एक्स बना के दिया होगा, ये 0.5 मीटर का डिस्टेंस है। ये एक्स का मतलब है आपका, यहाँ पे मेन सप्लाई आके रुकी हुई है आपकी, यहाँ पे क्या है, मेन सप्लाई आके आपकी रुकी हुई है, यहाँ से आपको वायरिंग करना शुरू करना है। ठीक है, तो आप इसको डीबी समझ लीजिए, मेन स्विच समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। वैसे मेन सप्लाई आती है तो मेन स्विच में ही रहता है इसको, क्योंकि अगर बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिया होता, बड़ा लेआउट दिया होता तो डीबी अलग दिया होता, मेन स्विच अलग लगा होता। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो क्या कर सकते हैं, इसका जो एरिया है वो 3 बाई 3 मीटर का है। सभी डिस्टेंस किसमें है, 3 बाई 3 मीटर में है। ठीक है, तो ये कुछ आपको दिया है।
अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन कैसे समझना है, क्या करना है, ये क्लियर कर देता हूं। देखिए आपके सामने अगर इतना क्वेश्चन दिया होता, इतना ये वाला, शक्ति तार स्थापन कीजिए। अब आपको पता है कि चित्र में एक पंपिंग सेट है, ये मोटर है, इसके लिए ये मतलब इसकी रेटिंग क्या है, 5 HP है, इसकी आप पावर वायरिंग कर लो, इतना भी तो कह सकता था, और कुल लागत निकाल लो। ये इसने यहां से यहां तक का, ये जो यहां से यहां तक है यदि वाला, ये क्यों यूज किया? तो देखिए 5 HP की मोटरें या उससे कम की मोटरें 3 फेज की भी होती हैं, सिंगल फेज की भी होती हैं, आपको दोनों मिल सकती है। तो उसने क्लियर किया कि नहीं, ये 440 वोल्ट और 3 फेज की मोटर है, न कि सिंगल फेज की। क्योंकि आप चाहते तो यहाँ पे सिंगल फेज की भी वायरिंग कर सकते थे अगर इसने नहीं दिया तो, लेकिन अब इसने आपको बाधित कर दिया कि आप 3 फेज वायरिंग ही करोगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि हमको 3 फेज वायरिंग करनी है। 5 HP की मोटर है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और उस रूम का एरिया है। आपको पता है कि पंपिंग सेट में एक ही एरिया होता है, 3x3 या 4x4 का, ज्यादातर 3x3 या 3.5x3 का रखते हैं। तो ये एरिया आपको है और एक किनारे पे आपको मोटर है जिसकी लेंथ इधर से 1 मीटर छोटी है, इधर से भी 1 मीटर छोटी है। आपको मैंने स्टैंडर्ड में बताया था कि दीवार से कम 0.7 मीटर आपको छोड़ के लगाना है, वो उससे ज्यादा हो सकता है, कोई उसमें वो नहीं है कि आप इतना ही रखो, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, कम नहीं करना है। ठीक है, तो इतना कुछ क्वेश्चन होने के बाद अब आप तुरंत क्या कहोगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वही हमारा पुराना 6-7 स्टेप जो है उसी को फॉलो करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पहला पार्ट आपका आ जाएगा एजम्पशन। क्या आएगा, एजम्पशंस। अब उस एजम्पशंस में आप पहला लिखोगे, क्या लिखोगे आप बताइए? जो डाटा हमें मिला है, जो हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं, वही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए क्या लिख देंगे, 5 HP की मोटर है ना, तो लिखिए मोटर की दक्षता, मैंने आपको चार्ट में लिखवाया था 80% मान के चलते हैं। 5 HP की मोटरों को क्या मान के चलते हैं, 80%। तो दक्षता कितनी हो गई, 80% हो गई। मोटर की पावर फैक्टर कितनी होगी, तो मोटर की पावर फैक्टर आप मान के चलोगे 0.8, पता है आपको। ठीक है, अब देखिए सी क्या कहता है, सी कहता है फर्श से HR मतलब हॉरिजॉन्टल रन, हॉरिजॉन्टल रन 1.5 मीटर पर होगा। ठीक है, अब देखिए डी क्या लिखोगे आप, लिखोगे आप मेन स्विच, मोटर स्विच, स्टार्टर फर्श से 1.5 मीटर पर लगेंगे। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन कर देते हैं। 1.5 मीटर पर दीवार पर स्थापित होंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि या तो आप स्टार्टर स्विच बोर्ड वगैरह एक स्टैंड बना लो दीवार से 0.7 मीटर दूरी पर, दीवार से 0.7 मीटर दूरी पे आप एक स्टैंड खड़ा कर लो और इस स्टैंड पे आप पैनल बोर्ड बना लो अपना। लेकिन उससे ज्यादा सुटेबल ये होता है कि अगर छोटा मोटा पैनल है तो आप उसको दीवार पे इंस्टॉल करा दो। तो छोटे के लिए हम लोग दीवार पे इंस्टॉल करा लेते हैं वही, लेकिन अगर बड़ा पैनल हो जाता है, काफी बड़े बड़े पैनल आते हैं, आप उनको दीवार पे माउंट नहीं कर पाओगे, काफी हैवी होते हैं, तो उनको हम लोग किस पे रखते हैं, स्टैंड पे रखते हैं। तो फिलहाल ये छोटा सा पैनल है एक मोटर के लिए, तो इसको कहाँ लग लेते हैं, हम दीवार पे रख लेते हैं। ठीक है, देखिए ई क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मोटर की ऊंचाई फर्श से कितनी होनी चाहिए, मोटर की फर्श से ऊंचाई
फर्श से ऊंचाई 0.5 मीटर रखते हैं। ठीक है, कहाँ रखते हैं? 0.5 मीटर ऊपर। आपको पता है कि मोटर आप डायरेक्ट जमीन पर रख नहीं सकते, इसमें काफी वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन और मैकेनिकल इंजरी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये किस पे लेते हैं, एक फाउंडेशन तैयार करते हैं और फाउंडेशन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल कर देते हैं। आपको पता होगा कि सीमेंटेड वगैरह लगा होता है काफी, उस पर हम लोग कसते हैं मोटर को। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट आपको एजम्पशन में तैयार रखने हैं। चलिए, इतना नोट जैसे ही आपने कर लिया, तुरंत आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचोगे। देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप आपके लिए है कैलकुलेशन। क्या है? कैलकुलेशन है। अब इसी कैलकुलेशन में आपको पता है कि P दिया गया है आपको 5 HP। इसको हम लोग HP में नहीं हल करते, किस में करते हैं, वाट में करेंगे या किलोवाट में करेंगे, तब तो हमको एम्पियर पता चलेगा। तो आपको पता है कि इसको हम लोग वाट में बदलने के लिए 735.5 से गुणा कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा, वाट में आ जाएगा। ये हो गई बात। अब आपको वोल्टेज के लिए टेंशन ही नहीं है। VL कितना दिया है, 440 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, पावर फैक्टर आपको दिया 0.8, इफिशियंसी भी दिया गया आपको 0.8। 80% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो 0.8 आएगा। कैसे? कुछ ऐसे ही तो करते हैं ना, 80 गुणे 1/100, ये आपका 0.8 आता है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा आप लिख लीजिए 80% किस में आएगा, इफिशियंसी कितनी आएगी, 0.8। इतना डाटा आपको पता है तो तुरंत आपने पावर का फार्मूला लगा दिया, P बराबर √3 VL IL cos phi इंटू ईटा। यही तो फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब यहां से आप निकाल लो, IL बराबर P बटा में √3 VL cos phi इंटू नीटा। ठीक है, इतना जैसे ही आपने किया, अब आपको सारी वैल्यू पता है। 5 गुणे 735.5 गुणे √3 गुणे 440 गुणे 0.8 गुणे 0.8। इतना जैसे ही आपने किया, आपको IL निकल के आ गई। आप इसको हल करिए, देखिए कितना आता है। ये लगभग आपका 7.54 एम्पियर आएगा। ये करंट आपकी कैलकुलेशन से निकली है। मैंने आपको कैलकुलेशन जब समझा रहा था इस पॉइंट से पहले, तो मैंने आपको बताया था कि प्रभावी करंट आपको निकालनी है। प्रभावी धारा अगर आप IL डैश निकालने जाओगे तो 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगा। मैंने कहा था कि 1.5 से गुणा करके आप लोग निकालोगे IL। तो देखिए 1.5 गुणे IL का मान कितना है, 7.54। अब आप इसको गुणा करके निकालिए, देखिए IL डैश कितना आ रहा है। IL डैश आएगा लगभग आपका 11.31। ये आपकी प्रभावी करंट होगी, यानी कि जो भी कैलकुलेशन करोगे आप इस करंट के लिए करोगे, न कि 7.54 के लिए करोगे। ठीक है, तो ये आपको निकालना था। तो अब इसके लिए लिखोगे, अतः केबल की माप इसमें हम लोग 2.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम का ही ले लेंगे। एल्युमिनियम कंडक्टर सिंगल कोर PVC केबल, पूरा नाम ये रहा, 2.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर सिंगल कोर PVC केबल। ठीक है, ग्रेडिंग होगी 500 वोल्ट। ठीक है, ना कि आप 220 वोल्ट का या 250 वोल्ट का यूज कर लोगे। आपको पावर वायरिंग में यूज करना है तो आप ग्रेडिंग 500 वोल्ट का यूज करोगे, तो इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इतना आपको कैलकुलेशन में करना था। उम्मीद करते हैं आपको मैंने इतना कैलकुलेशन करा रखा है कि इसमें आपको मुझे ज्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ेगा।
करंट निकालना था, फार्मूला पे निकाल लिया। कंडक्टर का साइज आपको पता है कि 2.5 mm स्क्वायर लगभग आपका 15 से 20 एम्पियर कवर कर लेता है, और आपको कवर कितना कराना है 1 एम्पियर, तो आप बड़े आराम से 2.5 mm स्क्वायर का कंडक्टर यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे हर जगह तो आपने कॉपर यूज किया था, यहाँ कंडक्टर एल्युमिनियम का क्यों ले लिया आपने? तो आप पावर वायरिंग में जहां भी चले जाओगे धीरे धीरे इंडस्ट्रीज वगैरह में, आपको ना मात्रा के बराबर आपको कॉपर केबल मिलेगा। आप अर्थिंग वगैरह के लिए ही खासकर यूज करते हैं कॉपर केबल, ताकि अर्थिंग प्रॉपर हो सके। नहीं तो अब आपको ज्यादातर क्या मिलेगा, एल्युमिनियम केबल ही मिलेगा, चाहे वो कितनी ही बड़ी मोटर हो। ठीक है, तो मैं आपको एल्युमिनियम ही बता रहा हूँ, इसीलिए आपको इस कॉपर भी कर सकता था, सेम यही साइज कॉपर का भी लगेगा। अगर आपको एल्युमिनियम में समस्या आ रही है तो आप कॉपर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कर रखा है कि वायरिंग में आपको काफी आजादी है, बस ये रहना कि आप रूल वगैरह ना तोड़ो कि आपको आजादी दी गई तो आप कुछ भी करने लगो। ठीक है, तो कैलकुलेशन जैसे ही आप लोग कर लोगे दूसरे पे, तीसरे पे आपका तुरंत ध्यान में आएगा कि अब हमको लेआउट चाहिए। क्या चाहिए? लेआउट चाहिए। ठीक है, तो लेआउट में आपको पहले ही बना रखा था, उसी को सिर्फ क्या करना है, उतार देना है। यहाँ डोर हो गया, यहाँ ये 0.5 मीटर हो गया, ये आपकी मोटर लग गई, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर। ठीक है, आपको यही क्या करना था, लेआउट दिखाना था। ठीक है, तो आप लेआउट फट से बना लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि अब आपको थोड़ी स्पीड पकड़नी होगी, क्योंकि आपने सारा काम ये सब पहले ही कर रखा है, तो आपको स्पीड अब चलने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुझे ये उम्मीद है अगर आप मेरा सारा लेक्चर पहले से देखते आ रहे हैं, सब कुछ समझते आ रहे हैं, तो आप इसको करिए। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिए उसको। लाइक करने से हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे लेक्चर लड़कों को पसंद आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे लेक्चर से। ठीक है, तो बस लाइक करने का ही मकसद है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी लोग इसको फायदा उठा सके इसका। ठीक है, तो चलिए चौथे नंबर पे चलिए। एस्टिमेटिक डायग्राम। एस्टिमेटिक डायग्राम से सीधा सीधा हमारा मतलब ये है कि हम अपना एस्टिमेट कैसा बना रहे हैं, कैसे वायरिंग को ले जाएंगे। रियल वायरिंग तो नहीं दिखती, लेकिन एस्टिमेट दिख जाता है कि हाँ वायर यहां से यहां तक जाएंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, वायर जाएंगे। अब देखिए, अगर आपकी मोटर यहां लगी पड़ी है तो आपने पहले ही कह रखा है कि स्टार्टर और मोटर स्विच, मोटर, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो मैंने मोटर स्विच लिखा है। चलिए मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूं, आपको दिख जाएगा। ये दोनों दीवार पे लगे हैं और 1.5 मीटर ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ मेन स्विच अगर ये है तो मेन स्विच से सप्लाई आपकी कहाँ गई, मोटर स्विच में गई। उस मोटर स्विच से सप्लाई आपकी कहाँ गई, स्टार्टर में गई, और स्टार्टर से आपकी सप्लाई कहाँ चली आई, मोटर में चली आई। बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत? मैंने आपको पहले ही फ्लो डायग्राम बना रखा है कि आप मेन स्विच हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो। यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि एक ही रूम है, एक ही मोटर है, तो यहाँ पे हमको डिस्ट्रीब्यूशन देने का मतलब क्या बनता है, डायरेक्ट मेन स्विच से हमने सप्लाई ले लिया। अगर बहुत सारे कनेक्शन ले जाने होते, बहुत सारी सर्किटें ले जानी होती, तब तो हम डीबी लगाते, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लगा के अलग अलग लाइन ले जाते। लेकिन यहाँ तो एक ही लाइन है, तो क्यों हम फालतू में खर्चा करके डीबी लगाने जाए, अपना मेन स्विच से ही सप्लाई ले लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसी चीजों को आपको भी अपने दिमाग में रखना होगा कि कहाँ क्या लगाएं। अब देखिए ये क्या है आपका, ये डीओएल स्टार्टर है, 5 HP की मोटर, हमने डीओएल स्टार्टर डायरेक्ट लगा दिया। ये क्या है, मोटर स्विच है। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में बनाएंगे तो उसमें भी लिख सकते हैं, काफी जगह होगा। मेरा थोड़ा बॉक्स छोटा बन गया इसलिए मैंने बाहर लिख दिया इसको। ठीक, ये हो गया। और यहाँ का डिस्टेंस आपको पता ही है क्या है, 1 मीटर है।
तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हम एवरेज मान के चलेंगे कि बीच में है दोनों। तो 1 मीटर इधर हो गया, आधा मीटर इधर, टोटल लेंथ आपको पता है 3x3 का था, तो 1 इधर घट गया, आधा इधर घट गया, कितना हो गया 1.5। तो 3 में से 1.5 घटाएंगे तो ये डिस्टेंस आपको 1.5 मीटर ही तो मिलेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 1.5 मीटर है। स्कीमेटिक डायग्राम में इतना ही कुछ करना था। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो मैं आपको समझाऊं, आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। चले आगे, तब चलिए चलते हैं आगे। आपका ये हो गया, तो जस्ट इसके बाद आपको बनाना है सिंगल लाइन डायग्राम। क्या बनाना है, सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम के लिए आई थिंक मेरे पास जगह नहीं बचा है।